नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका युवाओं से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम करियर 24 में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। करियर 24 हमारा ऐसा शो है जिसके माध्यम से हम युवाओं को उनके करियर के लिए अहम जानकारियां प्रदान करते हैं, गाइडेंस देते हैं। हर एपिसोड में हम विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट से ये जानते हैं कि उस विशेष क्षेत्र में आप किस तरह अपनी तैयारी करते हुए अपना करियर फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं करियर 24 की। करियर 24 के आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं निमसेट पर और जानेंगे कि आखिर निमसेट क्या है, कैसे इसके लिए तैयारी की जाती है, आगे क्या स्कोप होता है और किस तरह से जो बीसीए बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं एक्मे एकेडमी के संचालक डायरेक्टर कार्तिकेय पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। जी धन्यवाद धन्यवाद अमित जी। दर्शकों, आपको बता दें कि कार्तिकेय सर की एक्मे एकेडमी से इस बार भी काफी स्टूडेंट्स ने निमसेट क्वालिफाई करते हुए ऑल इंडिया रैंक में अपनी जगह बनाई है। इनका रिजल्ट रेट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। सर, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी बिल्कुल। सर, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो निमसेट एग्जाम होता है ये क्या होता है, किस तरह से इसकी पूरी प्रिपरेशन होती है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या इसका रखा गया है। निमसेट एक एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसको इंडिया लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू डिफरेंट एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिलता है। निमसेट एग्ज़ाम एवरी ईयर वन टाइम होता है साल में, जून मंथ में ये कंडक्ट होता है। इसमें 10 एनआईटीज़ इंक्लूड रहते हैं, साथ ही साथ एक ट्रिपल आईटी भोपाल इंक्लूड रहता है। एनआईटी रायपुर, एनआईटी वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, त्रिची, जमशेदपुर, पटना, अगरतला, कुरुक्षेत्र, इस तरीके से 10 एनआईटी हैं इसमें और आपका एक ट्रिपल आईटी है। 11 कॉलेजेस इस एग्ज़ाम से मिलते हैं। इस एग्ज़ाम को बीसीए और बीएससी के बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन में यानी कि या तो वो अपीयरिंग ईयर में हो या फिर पास आउट हो, बट उनका परसेंटेज जनरल स्टूडेंट्स के लिए 60% और कैटेगरी में एससी एसटी बच्चों के लिए 55% अगर उनका ग्रेजुएशन में आता है तो वो इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम इंडिया लेवल पे होता है। करीब 30 से 35,000 बच्चों का कंपटीशन अब इस एग्ज़ाम में हो रहा है, जिसमें करीब 1000 या 1100 के आसपास सीट्स हैं। इन एग्ज़ाम के थ्रू जब इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं बच्चे, तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, जो कि 3 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट एक डिग्री होता है, ठीक है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें बच्चों को एडमिशन मिलता है और बच्चे ये डिफरेंट एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटी में जाके एमसीए करते हैं। बिल्कुल, तो नेशनल लेवल का एग्जाम है सर, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक पूरा पैटर्न भी डिजाइन किया गया होगा। इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और सिलेबस किस तरह से फ्रेम इसका किया गया है? देखिए, इसका सिलेबस बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा इन द सेंस इसलिए बोल सकते हैं कि लगभग में जितने भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो उनके सिलेबस से मिलता जुलता सिलेबस होता है इसका। सबसे पहले तो एनआईटी इसको कंडक्ट कर रही है, तो आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स इसका मेन सिलेबस में मेन पार्ट होने वाला है। तो सिलेबस में सबसे पहले तो मैथमेटिक्स होता है, जिसके 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जो पैटर्न रहता है वो लगभग में मेंस जैसा रहता है। आईआईटी मेंस जो एग्ज़ाम होता है उसमें जैसा क्वेश्चंस का लेवल रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, उसी तरीके का निमसेट में मैथमेटिक्स आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जैसे एसएससी बैंकिंग में जो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश पूछी जाती है, तो इसका लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल उसी तरीके का रहता है, जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहता है, तो 240 मार्क्स का इसका लॉजिकल रीजनिंग रहता है। मैथ्स का मैंने बताया 50 क्वेश्चंस होता है, ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है, तो 600 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है। उसके बाद इंग्लिश भी आती है, 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का इंग्लिश है। और एक गेट एग्जाम आपने सुना होगा, तो पूरा सिलेबस नहीं है गेट का, बट कुछ सिलेबस का पार्ट गेट लेवल की डिफिकल्टी कह सकते हैं। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, तो 120 मार्क्स का कंप्यूटर रहता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि 120 क्वेश्चंस जो कि 120 मिनट में करने होते हैं। और अब तो टाइम सेक्शन भी हो गया है, मतलब पहले 70 मिनट्स तक मैथ्स करना होगा 50 क्वेश्चंस, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन ओपन होता है जो 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस बनाने होंगे बच्चों को, और उसके बाद कंप्यूटर और इंग्लिश का सेक्शन ओपन होगा जिसमें 20 मिनट्स में बच्चों को 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के करने होंगे। तो ये पूरा इसका सिलेबस होता है, कुछ इस तरह का इसका एग्जाम पैटर्न होता है। और सर, आप तो लगातार इसके लिए काफ़ी सालों से कोचिंग भी दे रहे हैं। आपकी जो एकेडमी है एक्मे एकेडमी, यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें किन किन विषयों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है?
देखिए विषय विषय सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एग्जाम में जो भी पूछा जाता है हम लोग पूरा ही पढ़ाते हैं, बट बेसिकली इसमें मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि 600 मार्क्स का आउट ऑफ 1000 मैथमेटिक्स है, मतलब 60% आपका मैथमेटिक्स ही पूछा जा रहा है। तो मैथमेटिक्स हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बच्चों को बोलते हैं कि मैथमेटिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जनरली बहुत सारे बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता है, तो उनको थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल से पढ़ाना होता है। कुछ बच्चे तो हमारे पास ऐसे भी आए हैं और आज NITs में पहुंच गए हैं वो, जिन्होंने ना तो 8th में मैथ्स पढ़ा, ना 9th में पढ़ा, ना 10th में पढ़ा, ना 11th में पढ़ा, ना 12th में पढ़ा, और ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा। मतलब वो कई सालों से मैथमेटिक्स छोड़े होते हैं। उनको मेंस लेवल की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कराना और उसके बाद उन्हें NIT तक पहुंचाना, ये थोड़ा सा अच्छा सफ़र लगता है मुझे। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो मैथमेटिक्स वीक है जिनका, वो भी NIT जा सकते हैं और गए हैं। तो मेन सब्जेक्ट्स इस एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स होता है, बाकी पढ़ाए सारे सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स एक तरह से बेस होता है इस पूरे एग्जाम का। सर, जैसे कि हम दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखते हैं तो उनके लिए बहुत एक अलग स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी होती है, तो क्या इस एग्जाम के लिए भी हमें कोई विशेष रणनीति या स्ट्रेटजी पालन करनी होती है? देखिए सबसे जो बड़ी स्ट्रेटजी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की, वो होती है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना है और हार्ड वर्क करते रहना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जानते हैं बहुत सारे मतलब कई गुना बच्चे आने वाले हैं, मतलब 30 टाइम्स बच्चे आने वाले हैं। आप समझ रहे होंगे कि 30,000 35,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, उसके बाद भी कई कैटेगरीज के और नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाती है। तो बच्चों को मेहनत बहुत करनी होती है, कंसिस्टेंट रहना होता है। इस एग्जाम में बच्चे बहुत पहले से प्रिपरेशन शुरू करते हैं और कंटिन्यूसली लगभग में 1 साल 2 साल तक प्रिपरेशन करनी पड़ती है बच्चों को, तब जाके एग्जाम क्लियर होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की इसमें हम कह सकते हैं नीड होती है, लेकिन जो प्रिपरेशन है सर, इसका स्टार्ट करने का सही समय क्या होता है? इन एग्जाम्स के लिए बच्चों को कब से तैयारी करनी होती है? देखिए सही समय तो मैं ये बोलूँगा कि बच्चों को जब पता चल जाए इस एग्ज़ाम के बारे में, उसे इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तो आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर दो, सेकेंड ईयर में पता चला तो सेकेंड ईयर से कर दो, फाइनल ईयर में पता चला तो फाइनल ईयर में कर दो। आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आप ड्रॉप लेके तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है, BCA BSc वाले बच्चों के लिए अभी IT फील्ड में एंट्री का MCA निमसेट के थ्रू जो एक डोर ओपन होता है, उससे अच्छा कोई डोर है ही नहीं। क्योंकि अगर आप अभी नॉर्मल BCA या BSc वाला बच्चा किसी IT कंपनी में जाता है तो बहुत ही 12 लाख 15 लाख ऐसा जॉब उसको ऑफर होता है। बट अगर मैं बात करूं MCA के बाद, तो हमारे बच्चे कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे एक अंबिकापुर का एक बच्चा था लास्ट ईयर 2021 में हमारे यहाँ प्रिपरेशन करने आया था 2021 में। अंबिकापुर से उसने BSc किया था, BCA किया था, उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लिया, रायपुर में आया, रायपुर में रह के 1 साल तैयारी की। ऑल ओवर इंडिया निमसेट तो 2021 में उसकी जो रैंक आई वो 47 आई और NIT तिरची उसको मिला। MCA कंप्लीट हो चुका है NIT तिरची से उसका इसी साल, और उसका AWS में प्लेसमेंट हुआ है, अमेजॉन वेब सर्वर, जिसका पैकेज है 53 लाख। आप समझ सकते हैं 53 लाख ऐसे पैकेजेस पे अगर आपको जॉब करनी है तो निमसेट ही एकमात्र विकल्प है आपके लिए, और ये विकल्प को आप अपना बना लें। मतलब इसके लिए जब आपको टाइम मिले आप प्रिपरेशन शुरू करें और इसमें अच्छा परफॉर्म करें, ताकि आपका जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाला जो कैरियर है, वो काफ़ी अच्छे से निकले। बिल्कुल सर, ये तो बात होगी एग्जाम की, लेकिन जब एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं, जब बच्चों की रैंक हो जाती है, इसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं, और MCA करने के बाद स्टूडेंट्स के पास और किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं? बिल्कुल, देखिए MCA करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं, बट जैसे आपने बताया एग्जाम होने के बाद क्या होता है, तो एग्जाम जब निमसेट का हो जाता है, बच्चे एक रैंक ले लेते हैं। जैसे अभी हमारा एग्जाम कंप्लीट हुआ तो आपने देखा होगा, अभी न्यूज़ 24 ने कवर भी किया था इसको कि ऑल ओवर इंडिया अंडर 100 में हमारे यहाँ से करीब 19-20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं और टोटल करीब 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है इस बार। तो जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो काउंसलिंग प्रोसेस कराने के बाद बच्चे NITs में जाएंगे। डिफरेंट NITs हैं, जैसे सबसे टॉप में NIT तिरुचिरापल्ली को बच्चे रखते हैं, उसके बाद सूरतकल है, इलाहाबाद है, NIT कुरुक्षेत्र है, NIT भोपाल है, NIT वारंगल है, NIT वारंगल के बाद NIT जमशेदपुर है, NIT रायपुर है, NIT पटना है, NIT अगरतला है, IIIT भोपाल है। इस तरीके से जो 10-11 कॉलेज हैं, इनमें बच्चे एडमिशन लेंगे और वहाँ जाके MCA का प्रोग्राम शुरू करेंगे। MCA का जो प्रोग्राम है 3 ईयर का बनाया गया है, और 3 ईयर का बनाने का इसका रीजन भी है, क्योंकि इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। NIT और IIIT के जो करिकुलम है, जो सिलेबस रहेगा वहाँ पे, अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन लेवल पे कंप्यूटर बिल्कुल नहीं भी पढ़ा है तो भी उसको बेसिक से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है कि बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं, लैंग्वेजेस क्या होती है। वहाँ से शुरुआत करके 1-2 साल में बच्चा बहुत अच्छे से कंप्यूटर सीख जाता है, और फिर जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं BTech MTech और MCA को हायर करने के लिए, तो फिर बच्चे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट
करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब पाते हैं। जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको ज़्यादातर मिलती है। मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के बाद, एमसीए करने के बाद आईटी फील्ड में ही जाते हैं, बट कुछ बच्चे आईटी फील्ड के अलावा भी जा सकते हैं, जैसे कि रिसर्च में जा सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, डीआरडीओ में जा सकते हैं, नेट का एग्जाम देके प्रोफेसरशिप के लिए जा सकते हैं, पीएचडी के लिए जा सकते हैं, साथ ही साथ बैंक्स में जाके आईटी ऑफिसर बन सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड यहाँ पे एमसीए के बाद ओपन हो जाते हैं। बट जो 80 to 90% बच्चे जो जाते हैं वो है आईटी फील्ड, क्योंकि आईटी फील्ड डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है। हर दिन आप अगर देखेंगे कोई भी डेवलपमेंट अगर होगा तो वो बिना आईटी फील्ड के पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी डेवलपमेंट अगर होना है, अगर हमारी कंट्री में अगर डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मुझे आईटी फील्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। आजकल तो एआई जैसी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो आईटी फील्ड बिल्कुल बूम पे है और सबसे अच्छा स्कोप आईटी फील्ड में ही बच्चे को रहता है एमसीए के बाद। सर, एआई के क्षेत्र में क्या ये जो स्टूडेंट हैं वो अपना करियर फ्रेम कर सकते हैं? बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बच्चों के सिलेबस का करिकुलम बन चुका है आज के डेट में। जैसे कहा जाता है कि जैसे कोई पुराने ज़माने का अगर आज बंदा है, उससे कहा जाए आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो बेकार है आप, मतलब आपको कंप्यूटर चलाना तो आना चाहिए। आज के डेट में ऐसा सिचुएशन है, आपके पास लैपटॉप आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्ड टाइप करेंगे, कैसे मेल भेजेंगे, कैसे पीपीटी बनाएंगे। उसी तरीके से आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपको एआई पे काम करना नहीं आता तो आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। मतलब एआई हर बच्चे को पढ़ना जरूरी हो गया है, कंपलसरी हो गया, क्योंकि युग ही अब एआई का आने वाला है। इवन एनआईटी पटना ने शुरुआत किया है इस बार एमसीए इन एआई कराने का। मतलब इस बार 2024 में वो एमसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया करिकुलम निकाले हैं वो लोग। मतलब पूरा एमसीए ही एआई में होने वाला है वहाँ पे। तो बिल्कुल एआई के लिए एमसीए में बहुत अच्छा कह सकते हैं सिलेबस रखा गया है और बच्चे एआई में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स आज हैं जो एज आ एआई वर्क कर रहे हैं, एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में। तो ये बहुत अच्छी बात आपने सर बताई कि एआई पर भी इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि वर्तमान दौर में हम देख रहे हैं कि लगातार इस फील्ड में डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इस एग्जाम को कंडक्ट करने के बाद जब आपकी रैंकिंग आ जाती है तो मल्टीपल करियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं और एआई भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है जिसपे आप एज अ करियर खुद को फ्रेम कर सकते हैं। एकेडमी की बात करें सर तो क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित है या फिर बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं? पहले तो शुरुआत मैंने छत्तीसगढ़ से, रायपुर से ही की थी इस अकेडमी की। 2015 से 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक हम छत्तीसगढ़ में सीमित थे। बट जैसे कोविड आया तो अपने बच्चों को मुझे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाना पड़ा, यूट्यूब पर जाना पड़ा। जब से मैं यूट्यूब और ऑनलाइन गया तब तक बाहर के बच्चे भी कनेक्टेड होने लगे हैं। आज ऐसा हो गया है कि कोई भी एक स्टेट ऐसा नहीं होगा, कन्याकुमारी से लेके आप ये मान लीजिए कि इंडिया के हर एक कोने कोने तक का बच्चा एक्मे अकेडमी में आता है और यहाँ रह के हॉस्टल में रहता है रायपुर में और अपनी पढ़ाई करता है। साथ ही साथ लास्ट ईयर 2023 से हमने अपना एक ब्रांच और ओपन किया है जो लखनऊ में है, ताकि बहुत सारे बच्चे जो यूपी बिहार के थे, जो दूर नहीं भेज पाते थे घर वाले, अब वो लखनऊ की ब्रांच पे आके लखनऊ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारे 2 ऑफलाइन सेंटर चल रहे हैं, रायपुर में और लखनऊ में। साथ ही साथ और ऑल ओवर इंडिया हमारा ऑनलाइन बच्चा ज्वाइन कर सकता है, रिकॉर्डेड कोर्स ले सकता है, लाइव कोर्स के थ्रू जुड़ता है। पूरे इंडिया के बच्चे इस करिकुलम को अब पढ़ सकते हैं, घर बैठ के एमसीए की तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ एक कह सकते हो उन्हें बस एक कदम आगे बढ़ाना होता है कि हाँ वो इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऑफलाइन आके कर सकते हैं, ऑनलाइन आके कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमने ये भी सुना है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहते हैं उनके लिए भी स्पेशल कोर्सेज आप लॉन्च करते हैं, तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब किसी बच्चे को आता है तो ये जनरली बहुत ज़्यादातर देखा जाता है, हम लोग भी इस चीज़ को फेस किए हैं अपने टाइम पे। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। सिर्फ आपको अगर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम रोक रही है तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है, आपको आगे आना चाहिए। कोई बच्चा अगर आगे आके मुझे बोलेगा कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम है हमारे घर में, तो डेफिनेटली लोग मदद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर आप ये मन में सोच के ही अगर रुक गए हैं कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, मैं इसकी तैयारी नहीं कर सकता, मैं इसका कोर्स ही नहीं ले सकता, तो वो आपकी गलती है। आप आगे आइए, जरूर हम लोग हेल्प करते हैं। हर साल हम लोग कई बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। इवन उन बच्चों की एनआईटी की फीस तक हम लोग पे करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर फाइनेंशियल आपको इशूज जा रहे हैं तो एक्मे अकेडमी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेस हैं हमारे, जहां पे हम आपको ईजिली एक्सेस देते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
चलिए, बहुत अच्छी बात आपने सर बताई है दर्शकों को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे झिझक की वजह से नहीं बता पाते, कैलिबर उनमें होता है, टैलेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक बाउंडेशंस आ जाती है, तो आप बिल्कुल संपर्क सर से कर सकते हैं। सर, हम देखते हैं कि बहुत सारी कोचिंग्स हैं ऑल ओवर इंडिया, हम बात करें, जो निमसेट की तैयारी कराते हैं। फिर एक सवाल मन में आता है कि एक्मे ही क्यों? इस संस्थान में ऐसा क्या है जो इसे बाकियों से अलग करता है? एक्मे ही क्यों, इसका एक आंसर तो ये है कि जितने भी संस्थान और है अभी इसके, मुझे बोलना नहीं चाहिए, दे आर डूइंग गुड, मतलब अच्छा कर रहे हैं। बट इस एग्ज़ाम को क्रैक भी मैंने किया है, मतलब मैं ऑलरेडी निमसेट क्वालिफाई हूँ, ठीक है, और एनआईटी से मैंने एमसीए किया हुआ है। तो एक तो ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छे से पता है इस एग्ज़ाम का कैसा है। एक तो ये रीजन है कि बच्चे एक्मे चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो कह सकते हैं जो फैकल्टीज़ हैं, उनकी क्वालिफिकेशन एक नंबर है, मतलब बेस्ट क्वालिफाइड फैकल्टीज़ को हमने यहाँ पे दिया है मौका। हमारे यहाँ पे जो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं वो एसएससी क्वालिफाइड हैं, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो हमारे इंडियन आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हैं, जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं वो पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी भिलाई से, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि मैं खुद एनआईटी रायपुर से पीएचडी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है। तो एक तो बेस्ट फैकल्टी मिलती है, बेस्ट इन्वायरमेंट मिलता है, बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म मिलता है एक्मे अकेडमी में। साथ ही साथ एक्मे अकेडमी का जो सिलेक्शन रेशियो है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। सिलेक्शन रेशियो के मामले में हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, मतलब ये मान के चलिए कि एक बच्चा छोड़ के हर 3 में कम से कम 2 बच्चे हमारे यहाँ के सिलेक्ट हो जाते हैं हर साल। और ऐसा नहीं कि एनआईटी, अगर मैं सारे एग्जाम को कंक्लूड कर लूँ, एमसीए के लिए निमसेट एक एग्जाम हो गया, सीयूटी एग्जाम हो गया, महाराष्ट्र सीटी एग्जाम हो गया, अगर मैं अच्छे कॉलेजों की बात करूँ जो इंडिया में 40-45 कॉलेज हैं, उसमें एक्मे अकेडमी का हर एक बच्चा पहुँच जाता है, हर एक बच्चा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सिलेक्शन रेशो पर आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स एक बैच में होते हैं, तो जो एक पर्सनल मॉनिटरिंग होती है, डाउट सेशंस क्लियरेंस होता है, वो किस तरह से होता है सर यहाँ पर? देखिए, पर्सनल डाउट सेशंस के लिए हम लोगों ने बहुत सारे मतलब कई जितना पॉसिबल होता है उतने हम लोगों ने बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। एक हम लोगों ने डाउट ग्रुप बना के रखा है बच्चों के लिए। आपके मन में, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपके मन में कोई भी डाउट आया, आपने उसका फोटो क्लिक किया और उस डाउट ग्रुप में डाल दिया, एक वॉइस रिकॉर्ड की और उस ग्रुप में डाल दी। इतना करते ही आपके पास कोई ना कोई एक्सपर्ट आपके क्वेश्चंस का आंसर कर देता है। साथ ही साथ जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनके लिए तो मैं एक्मे अकेडमी की पूरी टीम ऑलवेज प्रिपेयर रहती है, ऑलवेज उनके साथ खड़ी रहती है। उनको जो भी डाउट आता है तुरंत उनके डाउट्स को क्लियर किया जाता है। और रही बात अब भीड़ की, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अब कंपटीशन में अगर आपको जाना है तो जब तक आप कंपटीशन को फेस नहीं करेंगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचोगे हम 4 बच्चों में बैठ के पढ़ते रहें तो आपको लगता रहेगा कि हाँ हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर भी उसी तरीके से रहना चाहिए। तो एक्मे अकेडमी में लाइब्रेरी फैसिलिटी दी गई है। बच्चे सुबह 10 बजे आते हैं, कुछ बच्चे 9 बजे आते हैं और रात को 11 बजे तक बैठ के पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल फैसिलिटी दी जा रही है उनको, हर एक चीज़ जो सिलेक्शन लेने के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सर। और कंपटीशन की जहाँ तक बात है, कोड भी इसके लिए बहुत अच्छे से कहा गया है कि तरक्कियों के इस दौर में सिर्फ उसी का जोर चल गया, बनाकर भीड़ से रास्ता आगे जो निकल गया। तो अगर आपको भीड़ से रास्ता बनाना है तो कंपटीशन फेस करना होगा, अपने आप को उस कैलिबर में तैयार करना होगा, और सर उसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं जी। सर, निमसेट की तैयारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम का आपके संस्थान में कितना और किस तरह से उपयोग किया जाता है? देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक सिंपल सा छोटा सा एक डिफरेंस रखा है हम लोगों ने। ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे सेंटर पे बैठ के पढ़ते हैं, क्लासरूम में सामने बैठ के पढ़ते हैं, और उसी क्लास को लाइव टेलीकास्ट, जैसे कि ये न्यूज़ आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट की जा रही है, इसी तरीके से लाइव टेलीकास्ट आपको हम लोग ऑनलाइन मोड में करते हैं। मतलब आप घर बैठ के वही फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, वही क्लास ले सकते हैं, वही क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो एक ऑफलाइन वाला बच्चा बैठा है। सिर्फ आपको देखना ये है कि बस ये आपके मन का भ्रम है कि हम ऑनलाइन हैं या हम ऑफलाइन हैं। जब आपके सामने टीचर खड़ा हुआ है, आपको पढ़ा रहा है, आप जब बोलोगे टीचर वहाँ पॉज ले लेगा, आप जब पूछोगे टीचर वहाँ रिपीट कर देगा। तो मुझे लगता नहीं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई खास डिफरेंस है। हाँ, बस आपको घर पे जब आप रहते हैं तो आपको खुद के लिए ईमानदार होना पड़ता है। जब आप घर पे हैं तो क्लास चल रही है तो केवल ये आपको ही पता है कि आप क्लास देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। इवन आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि आप क्लास देख रहे हैं या उस लैपटॉप पे आप कुछ और चीज़ देख रहे हैं। बट ऑफलाइन में बच्चों को पास एक बाउंडेशंस होती है कि भाई अब आप सामने बैठे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। तो लगभग में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड हमारे यहाँ सेम चलते हैं, सेम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और बच्चों को जो भी फैसिलिटीज़ हैं उस दोनों को सेम दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन सर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे बाहर से हैं जिनका बेस यहाँ, या आपने जैसे बताया कि रायपुर के अलावा लखनऊ आपकी ब्रांच है, वहाँ पर नहीं है, तो क्या किसी तरह की हॉस्टल फैसिलिटीज़ आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, कई हॉस्टलों से हमारा टाई अप है जो अफोर्डेबल रेट में बच्चों को हॉस्टल देते हैं, रूम देते हैं, फूड देते हैं, और
ज़्यादातर बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं हमारे यहाँ, वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो एकेडमी में ही निकलता है, क्योंकि सुबह 8-9 बजे वो आ जाते हैं, रात को 10-11 बजे तक उन्हें एकेडमी में ही रुक के पढ़ाई करनी है, वहीं पे उनका मैस के थ्रू खाना आना है, वहीं पे वो खाना खाते हैं, रात में सिर्फ हॉस्टल सोने के लिए जाते हैं। तो नियर बाई में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे पीजीज हैं, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, डेफिनेटली वो अरेंजमेंट भी एक्मे एकेडमी उनके लिए करता है। चलिए, ये अच्छी बात है कि जो बाहर से भी आ रहे हैं उन्हें भी किसी तरह की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी जो स्टेइंग की फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड हो जाती है। सर, निमसेट के अलावा क्या कोई और भी एग्जाम है जिसकी प्रिपरेशन एक्मे करवाती है? देखिए, एक्सक्लूसिवली हम लोग एमसीए एंट्रेंस पे ही फोकस करते हैं। इसका मेन रीजन भी है कि बीसीए बीएससी के बच्चे आज भी उनको पता ही नहीं है कि अच्छे कॉलेज से एमसीए करके क्या फ्यूचर हो सकता है। तो हम लोग टोटली एमसीए एंट्रेंस एग्जाम से फोकस करते हैं, और एमसीए एंट्रेंस एग्जाम के इंडिया लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी सबकी तैयारी कराते हैं। जैसे कि निमसेट हो गया नेशनल लेवल पे, जिसमें हमने आपको बताया अभी 2024 का भी रिजल्ट हमने आपको अभी डिस्कस किया कि अंडर 100 में हमारे यहाँ से नियर अबाउट 19-20 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, आप लोगों ने कवर भी किया है। दूसरा एग्जाम होता है CUET PG, सबको पता है 2-3 साल पहले ये शुरू हुआ एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू DU, BHU, JNU जैसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बच्चों को मिलती हैं एमसीए करने के लिए, वहाँ से भी बहुत अच्छे कैंपस प्लेसमेंट होते हैं। इसमें भी करीब मान के चलें 150+ 200+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और करीब 30-40 स्टूडेंट्स तो टॉप स्कोरर रहे हैं, जो टॉप नंबर्स मार्क्स लेके आए हैं हमारे यहाँ। तीसरा एग्जाम होता है महाराष्ट्र CET, जिसका महाराष्ट्र के कॉलेजेस जिसके थ्रू मिलते हैं, केवल महाराष्ट्र के, उसमें भी हमारे यहाँ से 99 परसेंटाइल वाले बच्चे, करीब 15 से ज़्यादा बच्चों ने 99 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर किया 2024 में। फोर्थ एग्ज़ाम होता है हमारा, कुछ स्टेट्स के स्पेसिफिक एग्ज़ाम होते हैं, जैसे दिल्ली का एक एग्ज़ाम होता है, दिल्ली का CET एग्ज़ाम होता है, उसमें एक्मे एकेडमी का एक बच्चा EIR 1 लेके आया है इस बार। उड़ीसा का एक एग्ज़ाम होता है, उड़ीसा JEE करके, उस एग्ज़ाम में भी एक्मे एकेडमी का एक बच्चा EIR 1 लेके आया है। तो डिफरेंट स्टेट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। नेशनल लेवल पे जो निमसेट है, CUT है, उसकी तैयारी कराई जाती है। मतलब एग्ज़ाम MCA के जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिनके थ्रू एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है या मिलने की पॉसिबिलिटी है, उन सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस को कंबाइंड करके एक्मे एकेडमी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि किसी भी तरीके से एक अच्छे कॉलेज लेने से कोई बच्चा चूके ना। क्या बात है सर, तो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस भी यहाँ पर एक्मे एकेडमी के पास है कि जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो सारे एक्मे एकेडमी में आपको उसके कोर्सेज मिल जाते हैं। सर, आपने खुद रायपुर NIT से MCA किया है, राइट? तो आपने जॉब नहीं की, कैसे एक्मे का कॉन्सेप्ट आपके मन में आया? देखिए, एक होता है कि बाई बर्थ कुछ चीज़ें होती हैं, तो बाई बर्थ हमारी फैमिली में मेरे ताऊ जी, मेरे फादर टीचर रहे हैं, तो MCA करते करते मुझे समझ में आ गया था कि मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। तो जब MCA कर रहा था तभी मैंने कुछ यहाँ पे IIT JEE की कुछ कोचिंग्स हैं, उनमें मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, और आई लव टीचिंग। उस टाइम मुझे फील हुआ कि मुझे टीचिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है। हालांकि प्लेसमेंट हुआ मेरा, मैं कुछ दिन जॉब भी किया एज IT सेक्टर में, कुछ वर्क किया, बट बहुत ज़्यादा दिन नहीं, बहुत कम दिन, और मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझे टीचिंग ही करनी है। तो मैंने फिर एक्मे एकेडमी की शुरुआत की, और मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी। मैं बेसिकली यूपी से हूँ, बट मैं जब छत्तीसगढ़ पढ़ने आया, MCA कर रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजों के HOD प्रिंसिपल लोगों को भी ये पता नहीं था कि NIT से MCA होता है। तो उस टाइम पे मैंने MCA की शुरुआत की 2015 में, जब इंटरनेट का युग नहीं था, यूट्यूब का युग नहीं था, ठीक है। बच्चों को बता रहा है, जा के बताया कॉलेजों में कि भाई आप BCA या BSc करने के बाद इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। 2015 में पहला बैच स्टार्ट किया था, 8 बच्चे हुआ करते थे हमारे पास 2015 पहला बैच, जब मैं MCA सेकेंड ईयर में था उस टाइम पे। और उन 8 बच्चों में से 7 बच्चों का सिलेक्शन पहले ही बैच में हमने कराया था, जो आज डिफरेंट NITs से आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में करीब 40 लाख 30 लाख जैसे पैकेज पे काम कर रहे हैं। क्या बात है सर। सर, आपकी एकेडमी से जो स्टूडेंट्स पढ़कर निकले हैं, आज किस पोजीशन में वो पोस्टेड हैं, और सिलेक्शन रेशियो क्या रहा है आपकी एकेडमी का? सिलेक्शन रेशियो करीब 80% के ऊपर रहता है एक्मे एकेडमी में, और 20% भी उन्हीं बच्चों का नहीं हो पाता है जो खुद से लापरवाही कर देते हैं, या जो एक्मे एकेडमी के रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो उन्हीं बच्चों का ही जनरली सिलेक्शन रुकता है, बाकी हर बच्चे का किसी न किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है। बात करें प्लेसमेंट्स की कि बच्चे एक्मे एकेडमी का कैसा कर रहे हैं, तो एक्मे एकेडमी के बच्चे आज इंडिया के हर कॉलेज तक हैं, पहली बात तो, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और हर कॉलेज से पास आउट होकर निकल चुके हैं।
साथ ही साथ अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो हमारे यहाँ के बच्चे गूगल जैसी कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं, अमेजॉन में प्लेस्ड हुए हैं, अमेजॉन वेब सर्वर में प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है, सिस्को में प्लेस्ड हुए हैं, एमडॉक्स में प्लेस्ड हुए हैं। ऐसी कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होगी जहाँ पे आज एक्मे एकेडमी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है या नहीं जॉब कर रहा है, सॉरी नहीं जॉब कर रहा है, ऐसा कोई कंपनी नहीं होगी। हाईएस्ट पैकेज 65 लाख, 53 लाख, 40 लाख ऐसे पैकेजेस पे बच्चे आज काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ इंडिया भी पहुंच चुके हैं, जो आउट ऑफ इंडिया जाके एक्मे एकेडमी के स्टूडेंट थे, एमसीए किसी कॉलेज से की और आज वो आउट ऑफ इंडिया है और वहाँ पे भी जाके एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज करियर 24 में हमने जाना कि किस तरह से बीसीए, बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हैं और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी निमसेट की प्रिपरेशन होती है, इसे कैसे और कब शुरू किया जाए। और इस विषय पर हमारे साथ एक्मे एकेडमी के डायरेक्टर कार्तिकेय पांडे सर ने हमें जानकारी दी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और स्टूडेंट्स को इस अहम विषय पर ज़रूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ करियर 24 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।